हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है हायर परचेज सिस्टम, और अभी तक हम लोगों ने 11 पार्ट कर लिया है। करीब 11 पार्ट हम लोगों ने 11 लेक्चर कर लिया है इस चैप्टर का। आज हम लोग पार्ट 12 करने वाले हैं। अभी तक जितना भी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है, इसमें सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो है ड्यू डेट को हो जाता था। यानी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का जब डेट आता था तो हायर परचेजर अपने इंस्टॉलमेंट का ईएमआई का पेमेंट कर देता था ऑन टाइम, तो कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं होता था पेमेंट में। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, यानी जब हायर परचेजर ड्यू डेट को यानी इंस्टॉलमेंट के डेट को जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। तो जब पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या अकाउंटिंग, क्या कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। हायर परचेजर के बुक में क्या इंटरेस्ट होता है, वेंडर के बुक में क्या होता है, नेसेसरी अकाउंट्स ये लोग कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट और ड्यू इंस्टॉलमेंट और ड्यू अमाउंट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं और उनको लगता है ये टॉपिक बड़ा लेंदी है, क्रिटिकल है, टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आप साथ साथ अगर मेरे समझते चले जाएंगे तो आपको ये टॉपिक बड़ा आसान लगेगा। दो तरह का रीपोजीशन होता है। रीपोजीशन का मतलब होता है एसेट्स को टेक बैक कर लेता है जब वेंडर, इसको रीपोजीशन कहते हैं। एक पार्शियल रीपोजीशन है और एक फुल रीपोजीशन है। डिटेल में बात को समझते हैं, एक फुल क्वेश्चन भी आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट यानी पेमेंट कौन सा, तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कि हायर परचेजर के द्वारा वेंडर को पे किया जाता है। ड्यू डेट के दिन अगर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है वेंडर को, तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, यानी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ झंझट आ गया। पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है परचेजर के पास जो है पैसा ना हो, वो पेमेंट करना नहीं चाहता हो, या फिर उसको लगता है ये सौदा तो घाटे का रहा, अब मैं पेमेंट ही नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। और कारण और भी कोई दूसरे हो सकते हैं। किसी भी कारण से अगर पेमेंट ड्यू डेट को नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। ऐसे केसेस में हायर वेंडर को ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि वो परचेजर के पास से जो है एसेट्स को उठा ले, टेक बैक कर ले, टेक ओवर कर ले, और उस एसेट्स में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग वगैरह करवा करके उसको मार्केट में किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे को सेल कर दे, और सेल करके जो है वो बचा हुआ जो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो कलेक्ट कर सकता है। ये हो सकता है। इसमें दो तरह का बात है। इस एसेट्स को जो वेंडर टेक ओवर कर लेगा, जो टेक बैक कर लेगा, इसको बोलते हैं रीपोजीशन। पोजीशन यानी स्वामित्व, ओनरशिप, मालिकाना हक। रीपोजीशन का मतलब होता है पुनः, यानी फिर से उस एसेट्स को, गुड्स को अपने अधिकार में ले लेना। तो रीपोजीशन जो है ये वेंडर के द्वारा होगा, और रीपोजीशन दो तरह का है। एक होता है फुल रीपोजीशन, दूसरा होता है पार्शियल रीपोजीशन। फुल रीपोजीशन का मतलब होता है कि वेंडर ने परचेजर को जितना भी एसेट्स बेचा था, जो भी एसेट्स बेचा था, सारा का सारा एसेट्स को टेक बैक कर लेना जब भी डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर 5 ट्रक अगर वेंडर ने सेल किया था परचेजर को, और परचेजर ने अगर पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो वेंडर 5 के 5 ट्रक को जो है टेक ओवर कर लेगा। ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं फुल रीपोजीशन। दूसरा होता है पार्शियल। पार्ट सबसे बना है पार्शियल, यानी एक हिस्सा ही टेक ओवर करेगा हायर वेंडर। यानी एग्जांपल से समझते हैं, अगर 5 ट्रक अगर वेंडर ने सेल किया है और कहीं अगर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो गया, परचेजर ने पेमेंट में अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, और वो कहता है बाद में मैं पैसा लेकिन पे कर दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं कर सकता हूँ, खैर किसी भी कारण से अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट में, तो वेंडर इस केस में क्या करेगा, वो 3 ट्रक या 2 ट्रक या 1 ट्रक जो है वो उठा लिया, उसने टेक ओवर कर लिया। बाकी का ट्रक, बाकी का जो पार्शियल एसेट्स जो है वो हायर परचेजर के पास छोड़ दिया गया कि वो बाद में धीरे धीरे पेमेंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल पेमेंट, सॉरी पार्शियल रीपोजीशन इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें वेंडर जो एसेट्स को जो टेक ओवर किया है उसका वैल्यूएशन करता है। फुल रिपोजीशन में जो है सारे एसेट्स का वैल्यूएशन करता है आज के रेट में, कि मैंने जो कितने में इसको टेक ओवर किया। अब आगे चल करके दो बातें होती हैं, लेकिन यहाँ अब हम लोग इससे समझते हैं यहीं साथ साथ, फिर हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे।
तो सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट में आप देखें, आपने सुना अभी समझा कि फुल रिपोजिशन होता है और पार्शियल रिपोजिशन होता है। फुल रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन, तो फुल रिपोजिशन अभी हम लोग आज करने वाले हैं। इसके अंदर में परचेजर के बुक में क्या क्या जनरल एंट्रीज होते हैं और वेंडर के बुक में सीखेंगे, फिर नेसेसरी अकाउंट। पहला एंट्री परचेजर के बुक में क्या होगा, देखिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, परचेजर के बुक में पहला एंट्री होता है फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट। कब पता चलेगा कि डिफॉल्ट हो गया है पेमेंट में, जब ड्यू डेट आएगा, यानी जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का दिन आएगा उसी दिन पता चलेगा। तो जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का दिन आ ही चुका है तो फिर तो इंटरेस्ट ड्यू करने का भी तो आज दिन आ ही चुका है। तो इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री पहले जैसे करता था परचेजर वैसे ही करेगा, यानी इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो ये इंटरेस्ट को डेबिट करता है टू हायर वेंडर। तो पहला एंट्री ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, पहले जैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय हायर वेंडर, फिर हायर वेंडर जब एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा तो इसके लिए दूसरा एंट्री करना पड़ेगा डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट एसेट्स को किसने, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है एसेट्स को, हायर वेंडर। तो हम लोग एंट्री करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, और अपने पास से एसेट्स चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया वो क्रेडिट करना होगा। तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का नाम ट्रक हो जो भी हो हम लोग नाम लिख देंगे। तो सेकेंड एंट्री एसेट्स जब टेक ओवर होगा तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तीसरा एंट्री होता है द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द एसेट्स टेकन बैक एट अग्रीड वैल्यू ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। मतलब क्या, आइए समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एसेट्स का एक अग्रीड वैल्यू होगा और दूसरे तरफ होगा एसेट्स का डेप्रिसिएटेड वैल्यू। क्या होता है ये दोनों, आइए समझते हैं। मान लेते हैं एसेट्स का वैल्यू है 1,00,000 रुपया और उस एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो एसएलएम मेथड से अप्लाई करना है, और 1 साल का जो है एसेट्स का डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो 1,00,000 का 10% 10,000, तो 1,00,000 में से 10,000 का वैल्यू डेप्रिसिएट हो गया और आज के डेट में इस एसेट्स का वैल्यू है 90,000। इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, आज के रेट में जो वैल्यू है इस एसेट्स का परचेजर के पास, परचेजर ने ये वैल्यूएशन किया है। वेंडर कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस एसेट्स को 88,000 में लूंगा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना। अगर अच्छा ये भी हो सकता है कि ये जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है एसेट्स का, इसी वैल्यू में यानी 90,000 में ही अगर वेंडर ले ले तब तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला सिचुएशन। तो कोई एंट्री ही नहीं करेगा परचेजर ऐसे केस में, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं, जब डिप्रिसिएटेड वैल्यू से यानी प्रेजेंट वैल्यू से कम वैल्यू में अगर वेंडर लेता है, इस एसेट्स को टेक ओवर करता है, वैल्यूएशन वेंडर कर रहा है, कम वैल्यू इसका आंक रहा है, वैल्यूएशन कर रहा है, ऐसे केस में परचेजर बोलेगा मेरे को तो लॉस हो गया। अभी अगर इस सिचुएशन को देखिएगा, अगर आप 90 का माल 88 में अगर ले लिया वेंडर ने तो 2,000 का लॉस है। तो अगर लॉस हो जाता है ऐसे केस में तो फिर परचेजर एंट्री करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, है ना। लॉस के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ दो है, एक इन केस ऑफ लॉस और एक इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो पहले लॉस वाला देख लेते हैं। तो लॉस वाले में क्या होगा, 2,000 से एसेट्स का वैल्यूएशन कम हो गया इसका, तो फिर इसके लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी लॉस होता है पीएल अकाउंट डेबिट करते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट, और एसेट्स का वैल्यू कम हो गया तो एसेट्स को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। एसेट्स जो है ये डेबिट आइटम होता है, बाय नेचर डेबिट होता है एसेट्स, जब डेबिट करोगे तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। फिलहाल 2,000 से एसेट्स का वैल्यू कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट 2,000 रुपये यहाँ पर आपको एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा भी एक सिचुएशन हो सकता है, मान लिया कि इस एसेट्स का वैल्यू जो है 93,000, यानी वेंडर ने इस एसेट्स को 93,000 में ले लिया है, जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है उससे 3,000 रुपया ज़्यादा वैल्यू में अगर वेंडर ने ले लिया तो परचेजर बोलेगा भैया मेरे को तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया, 90 का माल 93 में, 93 में। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसके एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा हो गया, एसेट्स डेबिट आइटम है, वैल्यू बढ़ेगा एसेट्स का तो डेबिट होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, और 3,000 से हम लोग ये एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में से एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या फिर ना प्रॉफिट ना लॉस, जितना का डेप्रिसिएट वैल्यू उतना ही में ले लेगा। तो इन दोनों में से कोई एंट्री नहीं होगा। अगर प्रॉफिटेबल केस है
तो फिर ये दूसरा एंट्री होगा, अगर लॉसेबल केस है तो फिर पहला वाला एंट्री होगा। तो ये हम लोगों ने देखा परचेजर के बुक में हम लोगों को इतना एंट्री करना पड़ता है जनरली। अब ये डिफॉल्ट इन पेमेंट होने के कारण रीपोजिशन, फुल रीपोजिशन केस में वेंडर के बुक में क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा, अब हम लोग इस पर चर्चा कर ले थोड़ा। वेंडर के बुक में वेंडर पहला एंट्री करेगा व्हेन गुड्स या फिर एसेट्स टेकन ओवर फ्रॉम हायर परचेजर, जब परचेजर से वेंडर जो व्हेन एसेट्स रीपोजेस्ड फ्रॉम, अरे यार यहाँ परचेजर लिखना चाहिए, हायर परचेजर, जब वेंडर जो है एसेट्स, जब वेंडर एसेट्स जो है वो परचेजर से जब टेक ओवर कर लेगा तो क्या एंट्री होगा। तो इसके पास, वेंडर के पास तो एसेट्स आ गया, अब इस एसेट्स का नाम बदल गया, इस एसेट्स के नाम के साथ हम लोग लगा देंगे रीपोजेस्ड। तो रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, परचेजर। आप जबरदस्ती ले रहे हो या दे रहा है, एक ही तरह का बात है, ट्रीटमेंट एंट्री ऐसा ही करना पड़ेगा। तो रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, एंट्री देखिए यही करना होगा आपको, रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। दूसरा एंट्री करना पड़ेगा अगर आपने उस जो एसेट्स को रिपोजेस किया है उसमें कोई डेंटिंग पेंटिंग करवाया, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग, सर्विसिंग, कुछ खर्चा पानी आपने कराया ताकि वो एकदम अपडेट दिखे, बिल्कुल बेचने लायक हो जाए, तो उस पर जो बेचने के लिए उसमें जो डेंटिंग पेंटिंग में आपने रिपेयरिंग में जो खर्च किया, उस खर्चे के लिए क्या एंट्री करेंगे, वो खर्चा करेंगे उसी एसेट्स पर, और उस एसेट्स पर खर्च करेंगे तो एसेट्स का तो वैल्यू बढ़ जाएगा जी। तो एसेट्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा, नाम क्या है, रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर रीपोजेस्ड ट्रक है तो रीपोजेस्ड ट्रक अकाउंट डेबिट कर देंगे, रीपोजेस्ड मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, फिलहाल रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। और वेंडर को तो खर्च करना पड़ा, जेब से तो पैसा गया, तो करना एंट्री पड़ेगा क्या, टू बैंक अकाउंट, पैसा गया तो टू बैंक या टू कैश अकाउंट। तो रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका हो गया दूसरा एंट्री, ठीक है। अब इस एसेट्स को जब थर्ड पार्टी को सेल कर दिया जाएगा तो क्या एंट्री होगा, एसेट्स चला गया, पैसा आ गया, जो पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, तो पैसा आ गया तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, और एसेट्स चला गया तो टू रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट, नाम लिख लेंगे एसेट्स का जो भी हो। तो जब सेल किया जाएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट। अब दो एंट्री, इस एसेट्स को सेल करने से, इस एसेट्स को सेल करने से या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। अगर प्रॉफिट हो गया इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स का वैल्यूएशन ज्यादा हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग एंट्री करेंगे रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब जब प्रॉफिट इनकम गेन होता है तो पीएल अकाउंट क्रेडिट, जब भी बिजनेस में लॉस होता है, एक्सपेंस होता है तो पीएल अकाउंट डेबिट। तो फिर अगर एसेट्स को अगर ज्यादा अमाउंट में वैल्यू में बेचा है तो फिर प्रॉफिट हो गया, तो फिर रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये एंट्री हम लोग कर देंगे एंट्री नंबर 4। लेकिन अगर लॉस हो गया, यानी एसेट्स का वैल्यू आपने डेंटिंग, यानी मान लिया एसेट्स को आपने जो उठाकर लाया है उसका वैल्यूएशन उठाकर लाया तो 1 लाख रुपए में, उस पर आपने 10,000 खर्च कर दिया, और आज के रेट में एसेट्स का वैल्यू हो गया 1,10,000, और आपने सेल किया 1,06,000 रुपये में, तब तो 4,000 का लॉस हो गया, तो एसेट्स का वैल्यू तो कम हो गया, तो एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, एसेट्स डेबिट आइटम है, वैल्यू कम हो रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि लॉस हो रहा है, जब जब लॉस हो, एक्सपेंसेस हो तो पीएल अकाउंट डेबिट, तो फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू रीपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। तो यही सारा एंट्री है, इतना सारा हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ सकता है, इसमें से जो भी जरूरत पड़ेगा हम लोग वो एंट्री करेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ नेसेसरी अकाउंट्स वगैरह भी बनाना सीखेंगे। चलो जी, आइए अब हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, बात को अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। आइए, ए, मिस्टर ए परचेजर का नाम है, ए परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 14 को मिस्टर ए ने एक मशीन खरीदा है हायर परचेज सिस्टम के तहत, मिस्टर बी से खरीदा, तो बी कौन हो गया, हायर वेंडर, और ए को कौन हो गया, हायर परचेजर। आगे देखिए, कैश प्राइस इस मशीन का है 10,600 रुपया, और जो पेमेंट है वो क्या गया, मेड इन 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी 3,000 का 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 12,000 रुपये का पेमेंट हो गया, 12,000 हो गया हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस है 10,600 रुपया, 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है सेलर के द्वारा,
A has decided to write off 10% depreciation annually on diminishing balance method. ए ने डिसाइड किया, यानी परचेजर ने डिसाइड किया कि मैं अपने एसेट्स पर, यानी ये जो मशीन है इस पर 10% डेप्रिसिएशन अप्लाई करूंगा, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो प्रेजेंट वैल्यू होगा उस पर धीरे 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 डेप्रिसिएशन आप लोग चार्ज करते जाएंगे हर साल. हायर परचेजर कुड नॉट पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ड्यू टू 31 मार्च 2016. तो 31 मार्च 2016 को हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया. तो 16 को जब पेमेंट नहीं कर पाया तो इसके बाद वाला भी कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेगा, सीधी सी बात है. इसी दिन हो गया डिफॉल्ट इन पेमेंट अकॉर्डिंग टू द हायर परचेजर. अच्छा, हायर परचेजर का अपना एक्ट है, हायर परचेज एक्ट 1972 के तहत अब जो स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन ऑफ हायर परचेज प्राइस हैज नॉट बीन पेड बाय द हायर परचेजर, और अब हायर परचेज एक्ट 1972 के तहत अगर परचेजर पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट के दिन इंस्टॉलमेंट का, तो वेंडर क्या करता है, क्या कर सकता है, सेलर क्या कर सकता है, आफ्टर completing all the formalities took possession of the machinery and spent ₹1000 in overhauling the machinery. सारा जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करना था वेंडर ने कर लिया, कागज़ कलम जो भी करना था, वकील अदालत कोर्ट कचहरी सारा उसने कर लिया, और अब इसने क्या किया, इसने मशीन उठा लिया वहाँ से. 1000 रुपये इसके ओवरहॉलिंग. ओवरहॉलिंग का मतलब होता है उसका ओवर ऑयलिंग करवाना, सर्विसिंग करवाना, रिपेयरिंग वगैरह, डेंटिंग बेंटिंग वो सब करवाया उसने. 1000 रुपये खर्च किया और थॉरली, और उसको फिर 9580 रुपये में उसने मशीन को फिर किसी दूसरे पार्टी को, थर्ड पार्टी को सेल कर दिया. और अब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो कैलकुलेशन करना है. मशीनरी अकाउंट हम लोग को बनाना है और वेंडर अकाउंट बनाना है ए के बुक में, यानी परचेजर के बुक में, एंड हायर परचेजर्स अकाउंट रीपजेस्ड स्टॉक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी. और बी के बुक में यानी वेंडर के बुक में हम लोग को रीपजेस्ड एसेट्स अकाउंट बनाना है. ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं. सबसे पहले तो हम लोगों को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा. तो 1 अप्रैल 2014 को जब एसेट्स खरीदा गया है मशीन का, तो कैश प्राइस कितना है मशीन का, 10,600 रुपये है. ठीक है, डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है हम लोगों को, तो 10,600 रुपया पर ही 5% इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया गया है. तो ये हो जाएगा 530 रुपया. ठीक है, कैश वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना है. तो 3000 का इंस्टॉलमेंट है जिसमें कि 530 इंटरेस्ट इंक्लूड है. तो फिर इसमें कैश वैल्यू का अमाउंट होगा 2470 रुपया. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो हम लोगों ने, अब देखिए ये कब होगा, 31 मार्च 2015, ये हो गया पहला इंस्टॉलमेंट का डेट. इस दिन लेस कैश पेड, इस दिन कैश पे किया गया है. कितना पे किया गया है, 2470 रुपया ही जो है बस कैश पे हुआ है पहला इंस्टॉलमेंट का. तो फिर 8130 रुपया, 8130 रुपया बचा हुआ अमाउंट है. अब इस पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. ये 406 रुपया 50 पैसा होता है, हम लोग उसको राउंड अप कर देंगे 407 रुपया. ठीक है, दूसरे इंस्टॉलमेंट 3000 में 407 रुपया इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है. तो इसमें कैश कितना है जी, 2593 रुपये इसमें कैश वैल्यू है. अब देखिएगा 31 मार्च 2016 को लेस कैश पेड, ये सब अभी करना था, लेकिन इस दिन जो है पेमेंट तो हुआ ही नहीं. तो जब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला है ना कि 31 मार्च 16 को पेमेंट नहीं हुआ, तो 31 मार्च 16 कौन सा डेट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का डेट है, और इस दिन पेमेंट हुआ नहीं. लेकिन इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशन करेंगे ना, क्योंकि दूसरा साल चढ़ गया और तब पता चला कि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा. तो ऐसे केस में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे और हायर परचेजर पर हम लोग इंटरेस्ट भी थोप देंगे कि भैया तुमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, बाकी का पैसा भी देना पड़ेगा तुमको. ठीक है, चलो तो यहीं पर गाड़ी हमारा रुक गया. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को परचेजर के बुक में मशीनरी अकाउंट बनाना है. सबसे पहले तो चलिए बनाते हैं, बाकी का काम हम लोग रास्ते में समझते जाएंगे. तो परचेजर के बुक में हम लोग जो एंट्री करते हैं उसी का तो पोस्टिंग को हम लोग लेजर अकाउंट बोलते हैं, ये मशीनरी अकाउंट बनेगा. तो पहला एंट्री जो है परचेजर करता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी टू बीज अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट
तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू वेंडर यानी टू बीज अकाउंट और 10,600 रुपया कैश प्राइस लिख लेंगे 1 अप्रैल 2014 को एसेट्स खरीदा गया है मशीन। ठीक, एक साल अब डाउन पेमेंट वगैरह तो है नहीं, उसके बाद जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, उसमें मशीन तो आता नहीं है। मशीन से जुड़ा हुआ दूसरा एंट्री क्या होगा? मशीनरी से जुड़ा हुआ दूसरा एंट्री होगा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना है जी? डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? तो ये 31 मार्च 2015, ठीक एक साल बीतने के बाद 10% 1,060 रुपया हो जाएगा और सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी होना चाहिए 10,600। तो बैलेंस आ जाएगा आपका 9,540। ठीक है, अब हो जाएगा टू बैलेंस BD 9,540। डेट हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 2015। फिर अब एक साल बीत गया और एक साल बीतने के बाद 31 मार्च 2016 को फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? तो अब 9,540 जो वैल्यू अब बचा हुआ है, देखिए आप साल के स्टार्टिंग में, इसका 10%, तो अब होगा 954, 954 रुपया हो जाएगा डेप्रिसिएशन। 954 रुपया आपका डेप्रिसिएशन हो गया। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अब क्या होगा? अब हम लोग CDBD तो करेंगे नहीं, मशीन उठाकर लेकर चला गया कौन? परचेजर। लेकिन वेंडर। तो वेंडर जब मशीन उठा करके लेके जा रहा है तो उस दिन कितना बाकी बकाया है, उसी वैल्यू से तो मशीन गया, तो वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जो है वेंडर अकाउंट बना लें। वेंडर अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। आप वेंडर अकाउंट पहले बना लें और फिर आप बनाएं मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और नहीं तो फिर अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वेंडर अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री जो है हम लोगों ने क्या एंट्री किया है? परचेजर की बुक में कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय वेंडर, यानी बाय वेंडर का नाम है बी, बाय बीज अकाउंट और 10,600 कैश प्राइस का अमाउंट 1 अप्रैल 2014। दूसरा एंट्री होता है डाउन पेमेंट का। इस क्वेश्चन में कोई डाउन पेमेंट नहीं है। इसके बाद एंट्री होता है इंटरेस्ट ड्यू का। तो परचेजर करता है, परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो ये एंट्री करता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा ये बाय इंटरेस्ट अकाउंट और पहला इंटरेस्ट है 530। डेट हो जाएगा ठीक एक साल बीतने के बाद 31 मार्च 2015। ठीक है, अब जो है इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा तो फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेंडर डेबिट होगा तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 3,000 रुपया। डेट होगा 31 मार्च 2015। फर्स्ट ईयर इससे ज़्यादा आपको एंट्री नहीं होने वाला है, तो अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। ये हो जाएगा आपका टोटल 11,130 रुपया, 11,130। बैलेंसिंग कर लेंगे टू बैलेंस CD। 11 में से 3 गया, 8,130 रुपया 31 मार्च 2015। जितना हम लोगों ने इधर कैरी डाउन किया है उतना ही ब्रॉड डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस BD 8,130 रुपया। डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2015। अब फिर एक साल बीतेगा तो फिर इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट का ड्यू डेट आ जाएगा तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हो गया तो फिर क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे बाय वेंडर अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्री क्या होगा जी?
एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 407, 407 रुपया इंटरेस्ट है 31 मार्च 2016, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट अगर होता तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करते टू बैंक अकाउंट 3000 रुपया, लेकिन पेमेंट तो हुआ नहीं। पेमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, आज के डेट में एसेट्स चला गया, एसेट्स चला गया तो एसेट्स कौन ले गया, एसेट्स मिस्टर बी ले गया। एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। वेंडर कौन है, बी, तो बीज अकाउंट डेबिट टू मशीन, बी यही है, बी अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू मशीन अकाउंट, और वैल्यू कितना हो जाएगा जी, यही है अमाउंट आपका 8,537 रुपया, ठीक है, 8,537 रुपया। इसका मतलब ये होता है कि ये कब होगा, 31 मार्च 2016 को ये घटना घटेगा। अब आप समझिए बात को, यानी कैश वैल्यू का जो अमाउंट बचा हुआ था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट का जो पैसा बचा हुआ था वो है 8,130 रुपया, इंटरेस्ट का जो पैसा बचा हुआ है वो है 407 रुपया, 407, दोनों को मिला दिया जाए तो 8,537, 8,537 रुपया परचेजर ने पे नहीं किया, इतना ही पैसा ड्यू रह गया, तो वेंडर ने क्या किया, मशीन उठा लिया। इसका मतलब परचेजर का ये मानना है कि इतना रुपया ड्यू था इसीलिए तो आपने मेरा मशीन उठा लिया। तो ये वैल्यू अब हम लोग आइए यहाँ लेकर के आते हैं। तो मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी में अभी हम लोगों ने क्या देखा, एंट्री क्या हुआ था वहाँ, यहाँ एंट्री हो गया था वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री कर लेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग एक एंट्री कर लेंगे, ये अलग एंट्री है, इस दिन हम लोग एंट्री करेंगे, डेट सेम होगा, बाय बीज अकाउंट, है ना। मशीन को जो है टेकन ओवर, वेंडर ने टेक ओवर कर लिया मशीन को, कितने में, 8,537 रुपया में टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए, मशीन का वैल्यू, अब देखिए आपको अब मजा आ जाएगा बिल्कुल। आज के डेट में मशीन का जो प्रेजेंट वैल्यू है, पीवी, मशीन का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, 9,540, 9540 आज के डेट में इस मशीन का वैल्यू है, ठीक है। एसेट्स को जो टेक ओवर कर लिया गया है तो फिर क्या है, इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा वैल्यू 954 प्लस 8537 इक्वल टू 9,491। अब आप देखिए, अब आप समझिए, देखिए, यानी एसेट्स का वैल्यू जो है वो है आपका कितना आज के रेट में 9540, ठीक है, और वो एसेट्स जो है वो लेकर चला गया कौन, वेंडर, उसका कितना मतलब एसेट्स का वैल्यू तो ये रहा, लेकिन उसका कितना पैसा निकल रहा है, 9540। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है उससे कम बकाया हमारा है और एसेट्स को लेकर चला गया, तब तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, तो 9540 जो कि एसेट्स का वैल्यू, मशीन का वैल्यू है आज के रेट में, लेकिन वेंडर का पैसा तो निकल रहा है बस 9491, तो माइनस कर दीजिए आप 9491, ये आ जाएगा 49, ठीक है, 49। तो 49 रुपीज़ का क्या हो गया, परचेजर को तो लॉस हो गया, परचेजर को तो लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हो गया तो फिर क्या एंट्री करना चाहिए, लॉस का एंट्री तो परचेजर करता है पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन का वैल्यू कम हो गया तो फिर क्या एंट्री करेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा ये बाय पीएल अकाउंट, लॉस 49 का, कैसे 49 आया है, कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया। परचेजर के खाते में हम लोग ये दो अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग वेंडर के बुक में नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग को दो अकाउंट बनाना होगा। वेंडर के बुक में एक, यानी बी के बुक में हम लोग को दो अकाउंट बनाना होगा,
एक तो हम लोग बनाएंगे परचेजर्स अकाउंट, यानी बोले तो एज अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा बनाएंगे रीपर्चेज्ड अकाउंट, है ना। हम लोग क्या बनाएंगे, एज अकाउंट, बोले तो हायर वेंडर अकाउंट हम लोग को बनाना है, सॉरी हायर परचेजर अकाउंट हम लोग को बनाना है, और दूसरा रीपर्चेज्ड एसेट्स अकाउंट। फिर वैसे ही हम लोग एंट्री को पोस्ट करके ट्रांसफर करके बनाते हैं अकाउंट। पहला एंट्री जो है वेंडर अपने यहाँ क्या एंट्री करता है, पहला एंट्री करेगा, मशीन को इसने सेल किया है तो एंट्री करेगा परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, परचेजर डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में ये लिखेगा टू हायर सेल्स अकाउंट 10,600, डेट होगा 1 अप्रैल 2014। ठीक, इसके बाद अब एक साल वो वेट करेगा, डाउन पेमेंट वगैरह नहीं है, और जब एक साल वेट किया तो अब वो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेगा, और इसके लिए इसको ये इंटरेस्ट जो है इसके लिए एक तरह का इनकम है तो क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट किसको करेगा, किससे लेना है, परचेजर से, तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो डेबिट साइड में ही हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, और पहला इंटरेस्ट है 530। ये एक साल अब बीत चुका है तो 31 मार्च 2015। इसके ठीक बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा परचेजर वेंडर को, तो वेंडर, अभी तो अपन वेंडर हैं, पैसा रिसीव करेंगे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर, परचेजर क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में एंट्री हम लोग करेंगे बाय बैंक अकाउंट, 3,000 का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा, डेट होगा 31 मार्च 2015, और सेम डेट को अब हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे बाय बैलेंस CD, टोटल हो जाएगा 11,130 होना चाहिए, 11,130, 11,130, और बैलेंस हो जाएगा 8,130। ठीक है, अब आते हैं 8,130 बैलेंस से लेकर आगे बढ़ेंगे टू बैलेंस BD, 1 अप्रैल 2015, ये दूसरा अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब फिर से एक साल बीतेगा जब, तो इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, एंट्री करेगा ये परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो ये टू इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट है 407 रुपया, और टोटल अमाउंट होना चाहिए 8,537 अभी तक का टोटल। ठीक है, डेट क्या होगा, एक साल बीत चुका है, 31 मार्च 2016। इसी डेट को तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया है परचेजर ने, तो जब परचेजर ने पेमेंट नहीं किया तो वेंडर ने मशीन उठा लिया, और मशीन उठा लिया तो इसने एंट्री किया रीपर्चेज्ड एसेट्स, यानी रीपर्चेज्ड मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेजर, परचेजर क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में ये एंट्री करेगा बाय रीपर्चेज्ड मशीन अकाउंट, रीपर्चेज्ड मशीन अकाउंट। मशीन को किस वैल्यू में उठाएगा, इतना पैसा ड्यू था, ये कैश वैल्यू के लिए ड्यू था, ये इंटरेस्ट के लिए ड्यू था, 8,537 रुपये ड्यू था, तो 8,537 रुपये में इसने मशीन उठा लिया। ठीक है, और डेट हो जाएगा 31 मार्च 2016। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को वेंडर के बुक में एक अकाउंट बनाना है, रीपर्चेज्ड एसेट्स अकाउंट, जो एसेट्स उठा लिया, जो जनरल एंट्री किया है वेंडर ने उसी का तो पोस्टिंग होगा। पहला एंट्री क्या किया है इसने एसेट्स, ये याद रखिएगा ये मशीन अकाउंट नहीं है, ये रीपर्चेज्ड मशीन अकाउंट है, यानी रीपर्चेज्ड एसेट्स अकाउंट है। तो पहला एंट्री इसने जो किया था परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, उसका कोई लेना देना नहीं है इस अकाउंट से। यहाँ तो पहला एंट्री क्या हुआ है, जब एसेट्स उठा करके इसने ले आया है तो इसने एंट्री किया रीपर्चेज्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेजर, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू एज अकाउंट, यानी टू परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट, उसका नाम है ए, तो टू एज अकाउंट किस दिन उठाया है, 31 मार्च 2016 को। वैल्यूएशन क्या, 85,
8537 देख रहे हैं ना आप, कैश वैल्यू के नाम पर इतना और ये इंटरेस्ट के लिए इतना ड्यू था, टोटल 8,537 रुपये ड्यू था, उठा लिया इस वैल्यू में एसेट्स। ठीक है, अब क्या है, अब इस मशीन पर रिपेयर एसेट्स पर इसने खर्च किया है 1,000 रुपये, डेंटिंग पेंटिंग लिखा है ना, ओवरहॉलिंग सर्विसिंग ओवरहॉलिंग में खर्च किया है 1,000 रुपया, इसके लिए ये एंट्री करेगा। अच्छा, खर्च करने से एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे यहाँ, रीपर्चेज्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, डेबिट साइड में करेंगे एसेट्स, रीपर्चेज्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एंट्री करेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट, कितना, ओवरहॉलिंग ऑन एसेट्स 1,000 रुपया इस पर खर्च कर दिया गया। कब किया गया है, इसी डेट को। ठीक है, इसके बाद इस एसेट्स को अब सेल कर दिया गया है। सेल कितना में किया गया है जी, सेल किया गया है 9580, 9,580 में सेल कर दिया गया है। सेल किया गया है तो पैसा आ गया और एंट्री इसने किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू रीपर्चेज्ड एसेट्स, एसेट्स चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपर्चेज्ड एसेट्स, एसेट्स क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में ये लिखेगा बाय बैंक अकाउंट 9,580 रुपया 31 मार्च 2016। अब आप देखिए 9580 का टोटल, 9580 का टोटल। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये सेलिंग प्राइस कितना है जी, ये है 9580। ठीक है, एसेट्स का वैल्यू आज के रेट में कितना बचा है, एसेट्स का वैल्यू आज के रेट में बन गया इतना, 8,500 प्लस 1,000 तो 9,537। प्रेजेंट वैल्यू कितना है एसेट्स का, 9,537 रुपया। तो एसेट्स तो ज़्यादा में सेल किया इसने, कितना में सेल किया, 9580 में, आपस में माइनस कर देंगे तो 43 हो जाएगा शायद, 43, तो 43 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट अगर हो गया सेल करने से तो क्या एंट्री करता है, ये एंट्री करेगा रीपर्चेज्ड मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो मशीन डेबिट हो गया, डेबिट साइड में ये लिखेगा टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट 43, कैसे आया 43, अभी तो आपने देख लिया 43 है ना, डेट 31 मार्च 2016। और इस तरह से वेंडर के बुक में यही दो नेसेसरी अकाउंट बनाना था, एक रीपर्चेज्ड अकाउंट और एक आपका परचेजर अकाउंट। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल में मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में उन्होंने किया है कि हायर परचेज इस चैप्टर का सारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उनको किस तरह से मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो टेलीग्राम चैनल में मैंने इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन, करीब 43 क्वेश्चन है शायद, सॉरी 33 क्वेश्चन है, सारा ही क्वेश्चन जो है मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर या सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। कुछ बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर कुछ वीडियो चाह रहे हैं, बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल पर, तो उस पर वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाने का मैं कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।